एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हमने धीरे धीरे करते करते 4 लेक्चर देख लिया है। होप सो आपको समझ में भी आया होगा। एक्चुअली लास्ट वाला लेक्चर जो था ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, बट आई वॉज एक्चुअली नॉट वेल यस्टरडे। सो इस वजह से मैं अपना जो मेरा 100% होता है, मैंने वो नहीं प्रॉपर तरीके से दिया था। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में थोड़ा सा वो था कि मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आपको जो भी डाउट है, अगर जब भी आप लेक्चर देखें उसको बिल्कुल आराम से आप मुझसे पूछ लें दैट व्हाट आर द टॉपिक्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज कि कल हमने जो पढ़ा था ना, उसमें जो टर्म्स है वो टर्मिनोलॉजीज नए नए आए हैं। तो शायद आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, बट उसको 1 दफा 2 दफा अगर रिवाइज करोगे ना, तो जरूर से वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। रिविजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी चीज, इंसान कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, मैं मानती हूँ कि इंसान कितना ही ब्रिलियंट क्यों नहीं हो, अगर उसने रिविजन नहीं किया है तो एक ना एक टाइम पे वो जरूर से भूल जाएगा। और ऐसा मुझे लगता है कि रिवीजन इज द ओनली सोल्यूशन टू गेट सक्सेस इन लाइफ। जिंदगी में अगर सच में कामयाब होना है तो जो भी पढ़ो उस चीज को रिवाइज करो। कभी कभी ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा पर्सनल बात बता रही हूँ, मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है जो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, लाइक होता है, आप लोगों का भी कुछ होता होगा, तो उसको मैं अक्सर क्या करती हूँ ना कि बहुत लॉन्ग टाइम पे अगर मैंने छोड़ दिया इन केस, फिर उसके बाद मैं दोबारा से रिवाइज करने के लिए निकाल रही हूँ कि लाओ उसको रिवाइज कर लेती हूँ, तो मैं बहुत कुछ भूल चुकी होती हूँ। शायद आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, और जिनके साथ भी ऐसा होता है ना, प्लीज डोंट थिंक कि आप अकेले ऐसे हो जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीज है। भूलना इंसान का बहुत बड़ी खासियत है ना। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई पे जब इंसान भूल जाता है तो उसको वहां पे वो बर्बादी लगने लगती है, वो अफसोस होने लगता है कि मैंने इतनी मुश्किल से कोई चीज को याद किया था एंड वो हुआ क्या, एट द एंड मैं भूल गया हूँ। तो कोई भी चीज हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसको कंटिन्यू रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो नहीं भूलोगे। वो सिंपल से फॉर्मूला को भी इंसान भूल सकता है अगर वो काफी वक्त तक उसको खोले नहीं तो आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन करवा देती हूँ। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, मैं लेक्चर नंबर 4 को एक प्रॉपर तरीके से फिर से बताऊंगी, और जहां पे भी होप सो आज के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। सो लास्ट वाला जो लेक्चर था, बोर्ड पे शायद कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सेलेक्टिवली परमिएबल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये सब कुछ टर्म्स थे जो मुझे याद आया कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, और होप सो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, है ना, और हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम अगर बात करें तो हमने देखा था कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा था। वन इज लिपिड, एक लिपिड है, दूसरा प्रोटीन है, और हमने देखा था कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है ना। लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, मैं उसको थोड़ा सा बता रही हूँ, देखोगे। लेट अस सपोज दिस वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि मैम वेयर इज कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, तो उसको समझने के लिए देखो, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि वो बताता है दिस इज लाइक कार्बोहाइड्रेट, ये इस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि सेल को सिग्नल नहीं कहूँ, एंटीना टाइप का समझ सकते हो। तो कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर समझ लो एंटीना की तरह काम कर रहा होता है। क्लियर हुआ ना। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इस चीज को प्रॉपरली क्लियर क्या था, एस.जे. सिंगर एंड जे.एल. निकोलसन ने बताया था दैट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल से उन्होंने बताया था कि दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज हाउ इट इज, वो अरेंज किस तरह से हुआ, उसके अरेंजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबके बारे में प्रॉपर तरीके से अगर किसी ने बताया था तो वो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था कि
लिपिड होता है और लिपिड के बीच में, मतलब लिपिड की एक नदी है और उस लिपिड की नदी में प्रोटीन इज एम्बेडेड और प्रोटीन इज फ्लोटिंग, है ना, एट द सरफेस। इस तरह से उन्होंने बताया था। तो मैंने बच्चों को बताने के लिए बताया था कि जो समझ लो, अगर नहीं समझ में आया व्हाट प्रोटीन एंड व्हाट लिपिड, वेयर लिपिड कम्स एंड वेयर प्रोटीन कम्स, अगर नहीं ऐसा क्लियर हुआ तो जस्ट इमेजिन अ सीन ऑफ टाइटैनिक, जहाँ पे वो जहाज जो होता है दैट वो बिल्कुल जो टकराता है जहां पर का वो सिनारियो, उसको थोड़ा सा इमेजिन करो। एंड इट इज ऑल अबाउट, वो हुआ क्या था, ऊपर में थोड़ा सा आइस का लगा, तो जो थे वो उसमें उन लोगों को लगा कि वो बहुत छोटा सा आइस है ना, हालांकि वो तो बहुत अंदर तक था, लोगों को उतना समझ नहीं आया। बिल्कुल प्रोटीन को वैसे ही समझ में आया कि ऊपर से देखने पे लगेगा कि बस थोड़ा सा, there are very few protein is present inside the plasma membrane, but actually it is embedded inside the प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि समझ नहीं आता है। तो उसको एक समझा जा सकता है, आइसबर्ग्स फ्लोट इन द ओशन, इस तरह से, है ना, कि एक ओशन है जो कि लिपिड का है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एम्बेडेड, है ना। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन विच प्रोटीन इज एम्बेडेड। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन क्यों है, लिपिड क्यों नहीं हो सकता है, खाली लिपिड का क्यों नहीं बन सकता है। देखो होता क्या है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, इन केस ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो एक बात समझो कि जो लिपिड होता है ना, दैट डोंट लव वाटर, है ना, दैट डोंट लव वाटर। अब मान लेते हैं किसी ऐसी चीज को विच इज नॉट सॉल्यूबल इन लिपिड, कोई ऐसा चीज है, अब सेल है, अगर कोई सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सेल को एक्टिवली फंक्शन करने के लिए कुछ चीज सेल के अंदर भी जाएगा, कुछ चीज सेल के बाहर आएगा। अब मान लेते हैं कोई चीज को सेल के अंदर जाना, इनकेस कोई चीज सेल के अंदर जाएगा और वो वाटर सॉल्यूबल है, दैट इज नॉट लिपिड सॉल्यूबल, है ना। तो अब लिपिड का अगर सब चीज रहेगा तब तो लिपिड उसको अंदर जाने नहीं देगा। इनकेस अगर सब पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है और किसी वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना है वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो लिपिड डज नॉट अलाउ वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस टू एंटर इनटू द सेल। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में लाइक दिस, ये समझ लो ये प्रोटीन है, प्रोटीन रास्ता देगा। प्रोटीन इज वेरी लव टू वाटर, प्रोटीन को वाटर से कोई इरिटेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रोटीन क्या करता है, इस तरह से रास्ता देता है टू वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस टू एंटर इनटू द सेल। लिपिड कहता है मैं नहीं जाने दूंगा, है ना, लिपिड डज नॉट अलाउ। तो अब कहाँ से जाएगा, तो वो वाया प्रोटीन, प्रोटीन का जो लंबा लंबा चैनल बना हुआ है उसके थ्रू वो एंटर कर रहा होता है इनसाइड द सेल। तो प्रोटीन का ये काम है। अब मैंने बात किया कि चूंकि जो प्रोटीन है, तो नाम दिया गया है सारे के सारे प्रोटीन, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, लाइक पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, चाहे वो इंट्रिंसिक प्रोटीन हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक प्रकार के प्रोटीन, मगर सिर्फ बात हो रही है कि वो प्रोटीन कहाँ पे है। क्या वो प्रोटीन सिर्फ ऊपर ऊपर है, उनका बेस बहुत अंदर तक नहीं है। अगर वैसा प्रोटीन है तो उसको हमने कहा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाहर सी प्रोटीन, बाहर रहने वाला प्रोटीन। और अगर कोई प्रोटीन ऐसा है कि ऊपर में बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है और अंदर डीप है, बहुत अंदर तक है, तो उस प्रोटीन को हमने कहा इंट्रिंसिक प्रोटीन। यानी प्रोटीन दो प्रकार का, एक हुआ इंट्रिंसिक, दूसरा हुआ एक्सट्रिंसिक। और जो प्रोटीन होता है दैट इज वाटर लविंग, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर से, ठीक है। इतना तक तो क्लियर हो गया प्रोटीन के बारे में। दूसरी बात समझो, हमने देखा था, दिस इज विजिबल, यहाँ विजिबल है, हमने देखा था कि लिपिड है, ये कुछ ऐसा सा हेड था और यहाँ पे इसका कुछ ऐसा टेल था। ये हमने देखा था ना, एक गोल सा था और फिर मैंने वी लाइक स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं, ये पूरे को हम लिपिड मॉलिक्यूल कहेंगे, पूरे को हम लिपिड मॉलिक्यूल कहेंगे, राइट। लेकिन इसका जो हेड वाला पोर्शन होता है, दिस हेड पोर्शन, ये हेड पोर्शन इज water loving, this head portion is water loving, this is known as hydrophilic। hydro मतलब water, philic मतलब loving, hydrophilic। ये हेड वाला जो पोर्शन होता है, this portion is hydrophilic। और ये जो टेल वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं, ये है लिपिड का फैटी एसिड, ये लिपिड का है फैटी एसिड। क्लियर हुआ ना, लिपिड का फैटी एसिड हो गया। ये जो है चूंकि फैट है, फैटी एसिड नाम से समझ में आ रहा है। अब ये जो होता है, ये होता है वाटर हेटिंग, दिस इज नोन एज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक इज द डर, पानी से इसको डर लगता है।
अब बात आता है कि जो हमारा सेल है उसका आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो कैसे रखा जाए। और हाँ, एक और बात, सेल के बाहर तो वाटर रहेगा ही रहेगा। क्यों? ब्लड क्या है? ब्लड इज अ मेन कंपोनेंट, तो वाटर है ब्लड का। तो ब्लड जो है उसका मेन कंपोनेंट वाटर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट लिपिड होता है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। कैसे काम चलेगा? तो कहा गया ऐसा अरेंज करो, मतलब कि यहाँ पे ये समझ लो, ये है, दिख रहा है ना? इज इट विजिबल टू यू ऑल? ये वाला जो है, ये हेड वाला पोर्शन जो वाटर फिलिक है उसको बाहर की तरफ रखो, इसको बाहर की तरफ रखो और इस तरह से, ये इस तरह से सजाओ इसको, ताकि अंदर भी पानी है, साइटोप्लाज्म वाटर, साइटोप्लाज्म भी पानी है, फ्लूइड है ना? तो ये भी अंदर पानी बाहर पानी। तो क्या क्या क्या, ये बीच वाला जो लेयर है वो एक दूसरे को इस तरह से पकड़े हुआ है, मतलब पकड़े हुआ तो नहीं कहूंगी, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब अंदर की तरफ वाटर लविंग, ये वाटर लविंग, ये वाटर लविंग, सिर्फ ये वाला पोजीशन है जो वाटर को पसंद नहीं करता है। यानी हेड पोजीशन इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल पोजीशन इज हाइड्रोफोबिक। ये हमने लिपिड के बारे में देखा था। और हमने देखा था, अच्छा हाँ, एक और बात, लिपिड को 2 लेयर में क्यों सजाया गया? लिपिड को 2 लेयर में इसलिए सजाया गया था ताकि अंदर के पानी बाहर के पानी दोनों से अगर बचना है तो यही एक रास्ता है जिससे वो बच सके। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सबका क्लियर हो गया। अब एक टर्म आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब होता है कोई चीज को सेल के अंदर लेना, दैट इज एंडोसाइटोसिस। जैसे अमीबा खाना खा रहा है, फूड इनगल्फ कर रहा है, दैट इज फूड को वो अपने सेल के अंदर ले रहा है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। फूड यूटिलाइज हो गया, डाइजेशन हो गया, सब चीज हो गया, अब एक्सक्रीट करना है फूड को, तो वो क्या करता है? फूड को बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करता है, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। फूड अंदर लेना, इनगल्फ करना, एंडोसाइटोसिस। फूड बाहर करना, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये दोनों। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल, है ना? नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, सेलेक्टिवली परमिएबल। व्हाट इज दिस? व्हाट इज सेलेक्टिवली परमिएबल? परमिएबल मतलब अलाउ करना, परमिएबल अलाउ करना। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब बहुत सेलेक्टिव चीज को ये अलाउ करता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली अलाउ वेरी सेलेक्टिव सब्सटेंस टू एंटर इनटू द सेल एज वेल एज टू एग्जिट फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर जाना, सेल का बाहर निकलना, मतलब एंडोसाइटोसिस होना या एक्सोसाइटोसिस होना, इसको कौन ध्यान रखेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत फ्यू सब्सटेंस को वो अंदर आने देगा और बहुत फ्यू सब्सटेंस को वो बाहर जाने देगा। क्या अंदर आने देगा, क्या बाहर जाने देगा, हम लोग सब पढ़ेंगे जब मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा और डेप्थ में। नेक्स्ट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, हमने इसके बारे में भी बात कर लिया, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन कहने का मतलब फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है और फिर छोटा हो सकता है। जैसे हमने अमीबा का केस लास्ट टाइम लिया था, फूड अंदर की तरफ आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा बड़ा अंदर से अंदर की तरफ आ गया, फूड वैक्यूल बना एंड देन फिर इट मूव्स आउट। या फिर ऐसे भी समझ लो कि सेल शुरू में बहुत ही छोटा होता है एंड देन इट ग्रोज ग्रोज ग्रोज। तो ग्रोज 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 व्हाट ग्रोज? इट इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है तब तो वो बड़ा हो रहा है और उसमें कोई रप्चरिंग वगैरह नथिंग हैपेंस, है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत लचीलापन है, वो बहुत हद तक बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट द यस्टरडे लेक्चर, जो कि मुझे थोड़ा लग रहा था दैट आई वाज नॉट 100%, बट हाँ, आज का लेक्चर जो था, मैंने जो 14 मिनट 31 सेकेंड तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, होप सो इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलो अब मैं इसको मिटा रही हूँ। अब आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आज का हमारा लेक्चर जो है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। कोई भी मेम्ब्रेन है, एक तो हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही प्रकार का मेम्ब्रेन होता है जिसको हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने कहा सेलेक्टिवली परमिएबल? तो क्या कोई ऐसा भी मेम्ब्रेन होता है जो सब चीज अलाउ कर देता है अंदर जाने के लिए, है ना, फुल्ली परमिएबल? क्या ऐसा भी होता है? तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द परमिएबिलिटी कि कोई मेम्ब्रेन किस हद तक चीजों को अंदर जाने देता है और कोई मेम्ब्रेन किस हद तक चीजों को बाहर जाने देता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। देयर आर
four types of membrane. And what are the four? So write down types of membrane. Types of membrane, है ना? देखो, पहला जिसको हम कहते हैं इम्परमिएबल. इम्परमिएबल, अभी सिर्फ लिखो, मैं सबको समझा रही हूं. दूसरा, दिस इज सेमी परमिएबल. तीसरा, सेलेक्टिवली परमिएबल. एंड फोर्थ, परमिएबल. देखो, व्हाट इज इम्परमिएबल? इम्परमिएबल मतलब इट डज नॉट अलाउ एनी सब्सटेंस टू एंटर इनटू द सेल. समझ लो सिक्योरिटी, इतनी कड़ी सिक्योरिटी है, इतनी कड़ी सिक्योरिटी है कि आप किसी के भी बेटे हो, आप किसी के भी घर से आए हो, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू पर्टिकुलर एरिया, है ना? दैट इज इम्परमिएबल. जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, कहीं पे केसेस हो जाते हैं ना, जो एक हो जाता ओनली पुलिस एरिया कुछ इस तरह का, शायद आप लोगों ने भी केस वेस देखा होगा, टीवी पे तो देखा होगा, पूरा येलो कलर का बैरियर लग जाता है. इम्परमिएबल, no one is allowed to enter into that particular area. Similarly, इम्परमिएबल, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी कर लो, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है. ना अंदर जाने की इजाजत है, ना ही बाहर आने की इजाजत है. दिस इज इम्परमिएबल. कुछ नहीं अलाउ है, कुछ भी नहीं. लाइक प्लास्टिक, अगर हम देख लें, लाइक किसी चीज को हमने प्लास्टिक से रैप अप कर दिया, नथिंग गोज आउट, नथिंग कम इनसाइड, है ना? दिस इज इम्परमिएबल. दूसरा, सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल में क्या होता है? ओनली वाटर इज अलाउड. सिर्फ पानी इज ओनली अलाउड, एक्सेप्ट दिस नथिंग इज अलाउड. सो इम्परमिएबल, नो, नथिंग गोज, नो अलाउड. चलो इसको अपने से लिख लेना, मैं इसको लिख पाऊंगी तो बहुत, इट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, है ना? इसको लिख लेना, अगर इंग्लिश नहीं तो हिंदी में लिख लेना. कुछ भी इजाजत नहीं है अंदर जाने का, ठीक है? सेमी परमिएबल, ओनली वाटर इज अलाउड. ओनली वाटर, सिर्फ पानी अंदर जा सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जा सकता है. पानी के अलावा कुछ भी नहीं. सेमी परमिएबल, ओनली वाटर इज अलाउड. No gases, no hydrogen ion, not a single type of ion, not a single type of gases, कुछ भी अलाउ नहीं. That is known as semi permeable. Next, selectively permeable. तो मेम्ब्रेन जो है, जो मेम्ब्रेन है, जो उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या कहेंगे? समझ रहे हो ना? वो झिल्ली टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज मेम्ब्रेन, है ना? अगर इसको मैं समझ लू, लेट अस सपोज दिस इज मेम्ब्रेन, है ना? तो इसको समझ लो एक मेम्ब्रेन है. व्हाट अलाउज, क्या ये चीज है, ये किस चीज को अलाउ करेगा? दिस इज ऑल अबाउट सेलेक्टिवली परमिएबल. नाम में ही लिख दिया, सेलेक्टिवली मतलब सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंस, वो मेम्ब्रेन खुद डिसाइड करेगा क्या बाहर जाएगा, क्या अंदर आएगा. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एग्जाम्पल है कि वो क्या करता है, खुद से बताता है कि क्या चीज अंदर जाना है, क्या चीज अंदर नहीं जाना है. सेलेक्टिवली परमिएबल में वाटर ऑलवेज अलाउ, वाटर अलाउ होता है, ठीक है ना? वाटर के साथ साथ कुछ आयन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में मैं बता रही हूँ, इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज ओनली वाटर प्लस आयन प्लस सम गैसेस, है ना? और समथिंग लाइक ग्लूकोज ऑल्सो एंटर इनटू द सेल, है ना? कुछ चीज को सेल अलाउ करता है, मेम्ब्रेन अलाउ करता है टू एंटर. एंड परमिएबल, खुला दरवाजा, कहीं आना है आओ, कहीं जाना है जाओ, कोई बैरियर नहीं, कुछ भी. क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो इसको यहाँ तक नोट करने के बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक. चलो अब मेम्ब्रेन तो हो गया, कोई चीज आ रहा है, कोई चीज जा रहा है. जैसे समझ लो हम मॉल जाते हैं और हम पार्क जाते हैं, हम मॉल भी जाते हैं और हम पार्क भी जाते हैं, है ना? तो अंदर तो जाने का सबको इजाजत है, लेकिन एक जगह है हम फ्री में जाते हैं, मॉल. क्या आपको वहां पे रोक के कोई पैसा लिया जाता है? कोई पैसा नहीं लिया जाता है. पार्क, दरवाजे पे रुको, टिकट दिखाओ, एंड देन यू आर अलाउड टू गो इनसाइड.
तो मेम्ब्रेन के आर पार तो चीज हो रहा है, मतलब इम्परमेबल का ये केस नहीं है, यहाँ पे तो है कि कुछ भी अलाउ नहीं है। ये तीनों में सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल या परमिएबल अलाउ तो कर दिया, क्या अलाउ करने के बावजूद मुझे फीस भरनी पड़ेगी? क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? यहाँ बॉडी में पैसे से मुराद, पैसे का मतलब एनर्जी, एटीपी, है ना। क्या मुझे अंदर जाने के लिए या मुझे बाहर आने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे? अगर मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो उस प्रोसेस को एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, और अगर मुझे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है उस कैटेगरी को मैं एक अलग कैटेगरी में रखती हूँ, उस कंडीशन को मैं एक अलग कैटेगरी में रखती हूँ। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया कि मेम्ब्रेन जो है किसी चीज को किस तरह अलाउ करता है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने को, ये ट्रांसपोर्ट ही हो रहा है ना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन। हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन। अब देख, ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन, तो एक ट्रांसपोर्ट है पैसा खर्च करके, दूसरा ट्रांसपोर्ट है फ्री में, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन टू देयर आर टू टाइप्स। एक वो जिसमें पैसा खर्च हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसा खर्च हो रहा है मतलब एनर्जी रिक्वायर है, एनर्जी की जरूरत है, खर्चा करो तभी हम अंदर जाने देंगे। और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं भी है, आपको बस घूमने जाना है तो भी आप जा सकते हो, लाइक मॉल, नो एनर्जी। क्लियर हो गया? सो राइट डाउन, ट्रांसपोर्ट थ्रू द मेम्ब्रेन या अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सही है, लिखो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, across the membrane. So write down, there are two types of transport, one is known as active transport and the another one is known as passive transport. ठीक है, active transport वो transport होता है which require energy. So write down active transport. Point number 1 करके लिखो, it requires energy. ठीक है, it requires energy. अब जैसे बात समझो, मुझे छत पर से कोई चीज नीचे गिराना है, मैं छत पे खड़ी हूँ और मुझे छत पर से कोई चीज नीचे गिराना है, डाउन दी पोजीशन, मतलब मुझे नीचे की तरफ गिराना है, और मुझे कोई चीज को ऊपर की तरफ, नीचे हूँ मैं खड़ी और मैं कोई चीज को ऊपर भेजना चाहती हूँ। क्या छत पर से सामान नीचे आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या जमीन से सामान छत पे जाएगा? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन पहले में शर्त ये है कि आपके पास कोई ताकत नहीं भी, आप खड़े रहो बस ऐसे ड्रॉप कर दो, इट विल फेल डाउन। दूसरे में है आपके पास एनर्जी होगा तभी आप दूर फेंक पाओगे, नीचे से ऊपर फेंक पाओगे, एनर्जी लगेगा, है ना। तो अगर ऊपर से कहने का मतलब ऊपर से नीचे अगर जा रहा है, ऊपर समझ लो हाई, नीचे समझ लो लो, ऊपर समझ लो हाई, अगर समझ लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ऊपर से मुझे कोई चीज नीचे की तरफ भेजना है, नो नीड टू एनर्जी की कोई जरूरत नहीं, मगर मुझे कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ भेजना है, मतलब फ्रॉम द लो टू द हाई अगर मुझे भेजना है कोई चीज, इट रिक्वायर एनर्जी। मतलब एक तो हो गया हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और दूसरा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, मतलब एक हुआ ऊपर से नीचे, एक है नीचे से ऊपर। अब बताओ एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? जाहिर सी बात है, जब कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे कोई चीज ज्यादा है, ज्यादा से कोई चीज अगर कम की तरफ जाएगा वहां पे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। कहीं पे कोई चीज ज्यादा है और कहीं पे कोई चीज बहुत कम है, मुझे ज्यादा से कम की तरफ जाना, कोई एनर्जी की नहीं लगेगी जरूरत। लेकिन कहीं पे कोई चीज ऑलरेडी कम है, मतलब मेरे पास पैसे हैं, मुझसे किसी ने पैसे मांगे, हाँ मैं दे दूंगी, मेरे पास पैसे हैं, इतने हैं कि मैं दूसरे को दे सकती हूँ, बट कभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले सिचुएशन, मेरे पास खुद पैसे नहीं है। अब कोई दूसरा मुझसे पैसे मांग रहा है कि पैसा दे दो जरा, अब मेरे पास खुद ही नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी?
तो दूसरे वाला सिचुएशन जो है वो आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, एनर्जी लगेगा, है ना। तो वही समझो, जब हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज को हम ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन में कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस। और जब लो कंसंट्रेशन से हम कोई चीज हाई कंसंट्रेशन में कहते हैं उसको हम कहते हैं लो से हाई को कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। एक और एग्जांपल समझो, सेल को पानी चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं ये सेल का पढ़ रहा है तो सेल का ही एग्जांपल लेते हैं। सेल है, सेल को चाहिए पानी और सेल के बाहर भी पानी नहीं है, सेल के अंदर है, सेल को जरूरत है, ऐसा कुछ समझो। सेल को जरूरत है, मान लेते हैं, मान के चलो 100 ml पानी की, मान के चलते सेल को 100 ml पानी की जरूरत है, लेकिन जरूरत तो है 100 ml की, लेकिन अभी सेल के पास सिर्फ 85 ml है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ सेल के पास 85 ml है, ठीक है। मुझे 15 ml और जरूरत है ताकि मैं अपना फंक्शन आसानी से कर सकूं। सेल के बाहर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 75 ml वाटर है, सेल के बाहर ही कम पानी है, 75 ml इज ओनली प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। स्टिल मैं कह रही हूँ, सेल कह रहा मुझे पानी दो, सेल का बाहर कहेगा मेरे पास खुद पानी नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूं। वो जबरदस्ती करेगा, मुझे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं श्रिंक कर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये जबरदस्ती, इसके पास ऑलरेडी नहीं है, ये ऑलरेडी है ही नहीं, फिर भी ये दे रहा है। 15 ml वो और दे देगा, अब कितना बचा, 60 ml, मुश्किल हो जाएगा। तो जब खुद मेरे पास कम है फिर भी मैं ज्यादा वाले को दे रहा हूँ, इट रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन। सो राइट डाउन इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट रिक्वायर एनर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट दे के लिखो, द ट्रांसपोर्ट अकर या ट्रांसपोर्टेशन अकर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख के लिखो, पैसिव प्रोसेस, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये तो क्लियर हो रहा है ना, व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब सेल के बाहर है पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझो व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेल के बाहर है 120 ml, सेल के बाहर है 120 ml, ठीक है। और सेल के बाहर भी 100 ml होना चाहिए, सेल के अंदर भी 100 ml होना चाहिए, कुछ इस तरह का सिचुएशन है। सेल कह रहा है मुझे ना, मेरे पास सिर्फ 85 ml है, प्लीज मुझे 15 ml दे दो ना। इनकेस वो कह रहा प्लस 15 ml, क्या इसको कोई प्रॉब्लम होगा देने में? अगर वो 15 ml दे भी देता है तो भी उसके पास 5 ml एक्स्ट्रा होगा। तो इन दिस सिनारियो जब बाहर ज्यादा अंदर कम है ना, या कहीं पे ज्यादा से कम की तरफ अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, देन दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो राइट डाउन इन पैसिव ट्रांसपोर्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, चूंकि अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो हर कुछ मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में ही बता रही हूँ। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट, बिना खर्च किए, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट देख लिखो, ट्रांसपोर्टेशन अकर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन अकर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। चलो यहां तक आज मैं लेक्चर बंद करती हूँ। थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा और मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और लिखवा दूंगी। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में थोड़े से और हैं, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है ना, एंडोऑस्मोसिस है, एक्सोऑस्मोसिस, देयर आर वेरियस पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब चीज कंप्लीट करके सेल वॉल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो टिल देन बाय। और हाँ, कोई दिक्कत हो तो जरूर से पूछ लेना। चलो बाय।